हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। अगर आज के टाइम पे अगर कोई भी देश वर्ल्ड स्टेज पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है तो उस देश की फॉरेन पॉलिसी उसका एक डिफाइनिंग फैक्टर होती है। तो आज भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में आज हम जानेंगे इन द सब्जेक्ट ऑफ BPSC 142, जिसका टाइटल है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। आज हम इसका फर्स्ट यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन से गुजरी है सिंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि उस समय पर कुछ जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस और स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत की थी। और अगर हम इससे भी पीछे जाने की कोशिश करें तो इसकी शुरुआत तो 1932 से ही हो चुकी थी, इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थ्रू द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक फॉरेन पॉलिसी का विजन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं बेस्ड ऑन पीस, कॉपरेशन एंड सॉवरेनिटी। तो जो नेहरू जी का विजन था फॉरेन पॉलिसी का, उसमें हमें पीस, कॉपरेशन और सॉवरेनिटी जैसे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइजिंग लगते हैं, क्योंकि ये जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं पीस के, कॉपरेशन के और सॉवरेनिटी के, ये हमारे कॉलोनियल पास्ट से जाकर जुड़ते हैं, क्योंकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम रह चुके थे और अंग्रेज़ों की गुलामी के कारण हमारी सोसाइटी गरीब थी। गरीबी होने के कारण हम जो थे वो उन्हीं पर निर्भर रहते थे कि हाँ यार, जो भी चीज़ होगी हमें यही जो ब्रिटिशर्स हैं वही ला के देंगे, वही इनके बनाए हुए कपड़े भी हम पहनेंगे, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम यूज़ करेंगे, तो हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हम इन पर सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे। उसके बाद वहीं अगर बात कॉपरेशन की है तो कॉपरेशन में देखा जाता था कि जो इंडियन फार्मर्स हुआ करते थे उनके साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं हुआ करता था। जो भी ब्रिटिश उस समय का लैंडलॉर्ड हुआ करता था जिसकी ज़मीन पर जो ब्रिटिश फार्मर जो सॉरी जो इंडियन फार्मर हैं वो काम किया करते थे, अगर उन्हें कहीं जाना भी होता था तो उन्हें परमिशन लेके जाना पड़ता था। तो किस तरीके का कॉपरेशन था ये हम सभी जानते हैं। और ना ही हम सॉवरन थे, हम अपने फैसले खुद नहीं लेते थे, ब्रिटिश क्राउन हमारे फैसले लिया करता था। तो इन सभी से जो विजन था वो निकला कि जो हमारे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल रहे, सेल्फ रिलायंस और इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी जैसे जो कॉन्सेप्ट थे वो इसी फॉरेन पॉलिसी के विजन से निकल कर आए। उसके बाद अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो भारत ने एक डिस्टिंक्ट डिप्लोमेटिक अप्रोच का सहारा लिया, जहाँ पर कोल्ड वॉर के चलते भारत ने नॉन अलाइनमेंट को अपना एक हथियार बनाया, जहाँ पर ना ही उसने यूनाइटेड स्टेट्स और ना ही सोवियत यूनियन, इन दोनों ब्लॉक्स में से किसी भी ब्लॉक को ना चुनते हुए, इन दोनों में से किसी भी मिलिट्री अलायंस को ना चुनते हुए भारत ने ग्लोबल पीस और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का यहाँ पर जो है वो हवाला दिया और इसको एम्फेसाइज किया, ताकि हम मल्टीलेटरल कॉपरेशन के ज़रिए अपने आप को आगे बढ़ा सकें बाय यूनाइटिंग विद यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। तो ये बात हो गई अब इसकी पोस्ट इंडिपेंडेंस की। अब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके कुछ एस्पेक्ट्स रहे हैं, जैसे कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन और डोमेस्टिक नीड्स। अब हम कुछ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें पता है कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके कुछ रीजनल डायमेंशंस भी हैं। अगर हम चाइना, पाकिस्तान और पर्टिकुलरली साउथ एशिया को देखें, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर इश्यूज रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना के साथ दोनों, हम जो दोनों देश हैं हम इनके साथ लड़ाई भी लड़ चुके हैं। जहाँ पर पाकिस्तान के साथ सबसे पहली लड़ाई हमने 47 में लड़ी, फिर 65 में, देन 71 में और कारगिल वॉर 1999 में लड़ी, जिसमें चारों लड़ाइयों में जो भारत था वो जीत चुका था। उसके बाद चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई और 1962 में, जिसमें हम हारे। उसके बाद 2020 में गलवान जो क्लैशेस थे वो भी हुए। उसके बाद से ही भारत ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें डिफेंस को प्रायोरिटाइज करना चालू कर दिया कि हमारे जो नेबर्स हैं ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए बने ही नहीं। जब तक हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में डिफेंस को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने डिफेंस को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम इसके इन नेबर्स के साथ जो है वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम देखें 1991 में, तो 1991 में हम देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एलपीजी रिफॉर्म्स लाती है, जहाँ पर हम इंटरनेशनल ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंगेज होने की कोशिश करते हैं। जहाँ अब इंडिया जो था वो इकोनॉमी ड्रिवन फॉरेन रिलेशंस की ओर अब शिफ्ट हो रहा था डिप्लोमेटिक अप्रोच को छोड़कर, जहाँ इंडिया
यूएस, रशिया और चाइना जैसी बड़ी-बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ अपने हाथ मिला रहा था ताकि ये भी इन देशों के साथ इकोनॉमिक टाइज को मेंटेन करे और इनसे अच्छी खासी टेक्नोलॉजी ले और इनको जो है वो थोड़ा कोऑपरेट करे और खुद भी आगे बढ़े। उसके बाद भारत ने ब्रिक्स और आसियान जैसे जो भी ग्रुपिंग्स हैं, इसमें अपनी जो भागीदारी है वो भी दी ताकि ये भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। और अब हम प्रेजेंट की बात करें तो अंडर दी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी, भारत ने एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी भी अडॉप्ट करके रखी है, जहाँ पर हम डायस्पोरा एंगेजमेंट, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, रीजनल लीडरशिप, इन सभी चीज़ों को मुद्दा बनाकर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करते हैं, जहाँ पर एक्टिव पॉलिसी आती है, इंडो पैसिफिक अलायंस आता है, ग्लोबल ट्रेड एक्सपेंशन की हम बात करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इसका थोड़ा पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं जेनेसिस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, वो उसकी फ्रीडम मूवमेंट से हम देख सकते हैं कि इसके कुछ ट्रेसेस हमें नज़र आते हैं। क्योंकि जो हमारी इंडिपेंडेंस हुई, वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की वजह से हुई, क्योंकि हम ब्रिटिशर से गुलाम हुआ करते थे। अब गुलामी की वजह से हमारी जो सोसाइटी थी वो गरीब थी, गरीबी की वजह से खून खराबा, दंगे फसाद, सोसाइटी अनजस्ट रहा करती थी। तो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, उस समय के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने सोचा कि अगर हमें भारत को आगे बढ़ाना है, तो भारत को एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है, जहाँ पर एंटी कॉलोनियलिज्म, सॉवरेनिटी और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, इन सभी पिलर्स को एक साथ लाके एक फॉरेन पॉलिसी बनाई जाए। क्योंकि जो हमारा नेशनल स्ट्रगल रहा ब्रिटिश इंपीरियल रूल के अगेंस्ट, उसमें भारत को बहुत सारी चीज़ें जो थी वो सीखने को मिली, जहाँ पर भारत ने सेल्फ रिलायंस, ग्लोबल सॉलिडेरिटी, इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, इन सभी चीज़ों को परखा और सीखा और आगे जाकर यहाँ पर इसने अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी इनको इंक्लूड किया। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने का काम करती है हमारी कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहाँ पर भारत की अर्ली फॉरेन पॉलिसी आउटलुक को डेवलप करने का काम इस पूरी पार्टी ने किया था। जहाँ पर इसने ये रिकॉग्नाइज किया कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इंटरनेशनल एंगेजमेंट की ज़रूरत है। जहाँ आईएनसी ने एक फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट 1932 में ही, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, इसको इस्टेब्लिश कर दिया था, जिसकी वजह से जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने अपना एक फॉरेन पॉलिसी का विजन रखा और ये इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हुआ करते थे। और राम मनोहर लोहिया जी ये इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे। और ये पहला ऐसा कदम था भारत के डिप्लोमेटिक स्टांस को दुनिया के सामने रखने का। अब ये जो हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी बनी, अब इसके भी कुछ फैक्टर्स थे कि किन वजहों से हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनी, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा कॉलोनियल एक्सपीरियंस। तो ब्रिटिश रूल की कुछ एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज की वजह से इंडिया ने कमिट किया कि वो दुनिया भर में चल रहे इंपीरियलिज्म को ओपोज करेगा, एडवोकेट करेगा डीकोलोनाइजेशन के लिए और प्रमोट करेगा इकोनॉमिक फेयरनेस, ताकि किसी भी देश के साथ कोई भी ज्यादती ना कर पाए, उसके रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज करे और दूसरों को ऐसे ही यहाँ पर गरीब छोड़ दे। ऐसा भारत ने सोचा और कमिट किया कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत इंपीरियलिज्म को ओपोज करेगा, डीकोलोनाइजेशन की मांग करेगा और इकोनॉमिक फेयरनेस को प्रमोट करेगा। सेकंड था जियो पॉलिटिकल रियलिटीज। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये डाइवर्स नेबर्स हैं। तो इनके साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल्चरल टू कल्चरल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकते हैं अगर ज़रा सी भी जो तीली है वो यहाँ पर फूंक दी जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत है, उसने इन सभी नेबर्स को समझा और भारत ने एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की मांग की, जहाँ पर सेफ गार्डिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफ गार्ड करते हुए भारत ने इन सभी अपने पड़ोसी देशों के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को अपना सहारा बनाया। थर्ड था हमारे पास इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। उसके बाद हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखते हैं कि भारत जो है उसके पास बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंज आते हैं। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी भी इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि हम इकोनॉमिक एड और ट्रेड पार्टनरशिप को इंश्योर कर सकें, ताकि हमारा देश स्टेबल हो सके और सॉवरेनिटी को मेंटेन करके रख सके। उसके बाद हम देखते हैं कि 1960s का ये दौर आ जाता है,
जहाँ पर अब जो यूएसए और यूएसएसआर है वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, कोल्ड वॉर एरा जिसे हम कहते हैं। तो इस कोल्ड वॉर एरा से बचने के लिए इंडिया अब एक नई अप्रोच बनाता है जिसको कहा जाता है नॉन अलाइंड स्टांस। अब इसमें होता क्या था कि भारत जो है वो ना तो यूएस की साइड रहेगा और ना ही ये यूएसएसआर की साइड रहेगा। एंगेज ये दोनों से कर सकता है, ठीक है, बातचीत ये यूएस से भी करेगा, यूएसएसआर से भी करेगा, लेकिन किसी भी मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगा। तो इस इंडिपेंडेंस से ये एंश्योर हुआ कि हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सहारा बना के हम भारत को नई नई इनिशिएटिव्स को यहाँ पर हम ऑन कर सकते हैं भारत के लिए, जैसे कि नॉन अलाइन मूवमेंट, जहाँ पर एंटी कॉलोनियलिज्म और इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी को एडवोकेट करने का काम उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स ने किया था। उसके बाद आता है हमारे पास इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड फॉरेन पॉलिसी वैल्यूज। तो भारत की जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ करती थी उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी जिसने पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने का काम किया, जिसमें सबसे पहला ही नाम हमारे पास आता है महात्मा गांधी जी का, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी का और लास्टली सुभाष चंद्र बोस जी का। तो इन लोगों ने जो भी स्ट्रगल किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, रेशियल इक्वालिटी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो भारत था उसने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में इन सभी चीज़ों को उसने इंक्लूड कर लिया। और वही की फैक्टर्स हमें यहाँ पर दोबारा से लिमिटेशन में बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एंटी कॉलोनियलिज्म, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने हमारा भर भर के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया और ना ही पॉलिटिकल पोजीशंस दी, बल्कि पॉलिटिकली इन्होंने हमको सप्रेस करने का काम किया। उसके बाद से ही भारत जैसे ही आज़ाद हुआ इसने डीकोलाइजेशन की बात की, जहाँ पर अफ्रीकन और एशियन नेशंस जो उस समय ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ करते थे, भारत ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। उसके बाद नॉन वायलेंस और पीसफुल को एग्जिस्टेंस की जो गांधी जी की फिलॉसफी हुआ करती थी, जिसने इंडिया के डिप्लोमेटिक स्टांस को इन्फ्लुएंस किया इन दी फेवर ऑफ नेगोशिएशन ओवर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये भी अच्छा खासा एक फैक्टर माना जाता है कि किस तरीके से फ्रीडम मूवमेंट की कुछ वैल्यूज से जो फॉरेन पॉलिसी है भारत की वो डिफाइन होती है। उसके बाद आता है रेशियल इक्वालिटी, जहाँ पर इंडिया ने स्ट्रांगली दक्षिण अफ्रीका में चल रहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कंडेम किया, उसे अपोज किया और रिफ्यूज़ किया कि जब तक अपार्थाइड की ये रजीम है तब तक भारत जो है वो किसी भी देश जहाँ पे भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो उसके साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करने वाला। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, जहाँ पर भारत ने सेल्फ रिलायंस, क्योंकि हम हर तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट हुआ करते थे प्रायर टू द इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से जैसे जैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हुई तो भारत ने सेल्फ रिलायंस को जो है वो अपना मुद्दा बनाया और दूसरे फॉरेन एड्स पर डिपेंडेंस को रिजेक्ट किया ताकि वो इंडिपेंडेंटली इकोनॉमी ग्रो कर सके। फिर आता है हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज वर्ल्ड व्यू। तो हम सबको पता है कि जो आईएनसी यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका बहुत ही बड़ा रोल रहा है फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करने का, जो कि हम जानते हैं कि 1885 में एवो ह्यूम नाम के व्यक्ति इसकी स्थापना करते हैं, जिसका काम ये होता है कि इंटरनल गवर्नेंस, उस समय पर जो भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा है ब्रिटिश रूल के अंडर ही हम इंटरनल गवर्नेंस में कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। जब ये बनी थी 1885 में तब का एजेंडा इसका यही हुआ करता था। लेकिन जैसे ही भारत जो है वो आज़ाद होता है या इंडिपेंडेंस जो हमारा स्ट्रगल है वो इंटेंसिफाई होने लगता है, तो आईएनसी अपना वर्ल्ड व्यू या हम कह सकते हैं कि जो अपना माइंड होता है उसको ब्रॉड करना चालू कर देती है, अपना स्कोप को ब्रॉड कर देती है। जहाँ पर पहले कांग्रेस बात किया करती थी इंटरनल गवर्नेंस की, अब वो ग्लोबल पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात करती है ताकि भारत आगे बढ़ सके। और ड्यूरिंग द 1930s अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और 1932 में वही हम समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का जो डिपार्टमेंट था इसको उसने क्या किया, इसको एस्टेब्लिश कर दिया। इससे पहला इनिशिएटिव आया कि किस तरीके से हम भारत की इंटरनेशनल पोजीशन को वर्ल्ड स्टेज पर रिप्रेजेंट करेंगे और अपना स्टांस देंगे कॉलोनियलिज्म पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे और इकोनॉमिक जस्टिस पे। उसके बाद अगर हम कांग्रेस के
वर्ल्ड व्यू के हम कुछ की एस्पेक्ट्स को देखें तो 3 से 4 तरीके के एस्पेक्ट्स हमारे सामने निकल के आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ओपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, जहाँ पर आईएनसी कॉलोनियल जो इंपीरियलिज्म है या ऑपरेशन है इसको कंडेम करते हुए कहता है कि ये जो पूरा इन्होंने हमें ऑपरेस करके रखा है, हमें किसी भी तरीके की कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, हम हर तरीके से ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हैं, ब्रिटिशर्स हमारी पॉलिसी बनाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे खोल के रखे हैं भारतीयों के लिए, लेकिन भारतीय ही उसमें काम नहीं करते हैं। तो इस सभी से तंग आकर आईएनसी ने इसको कंडेम किया और इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। उसके बाद इंडिया उस समय के कुछ लीडिंग वॉइस में था जो कि इंपीरियल डोमिनेशन के अगेंस्ट उस समय पर उठा करती थी। तो अब हम बात करते हैं इसके सेकंड फैक्टर की, जिस फैक्टर का नाम है कमिटमेंट टू रेशियल इक्वालिटी एंड एंटी अपार्थाइड। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ही करीब से देखा हुआ था, क्योंकि उस समय की कांग्रेस में जो गांधी जी थे उनका रोल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे उन्होंने इस चीज़ को समझा और इस चीज़ को उन्होंने आईएनसी के जो आइडियोलॉजिकल हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस है उसमें यहाँ पर इसको डालने की कोशिश की, और ये आईएनसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन गया, जहाँ पर आईएनसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, जो कि साउथ अफ्रीका में चला करता था, जहाँ पर इंडियन वर्कर्स को सीवियर ऑपरेशन का सामना करना पड़ता था अंडर दी अपार्थाइड पॉलिसीज, इन सभी को आईएनसी ने अपोज करने का काम किया। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने साउथ अफ्रीका को ये कह दिया कि जब तक आपके यहाँ अपार्थाइड है उसको अबॉलिश नहीं करते तब तक हम आपके साथ कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखने वाले। फिर हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल डिसआर्मामेंट एंड पीस इनिशिएटिव्स। तो 1938 का जो हरिपुरा सेशन होता है उसमें इंडिया की जो कमिटमेंट थी वर्ल्ड पीस और कलेक्टिव सिक्योरिटी को लेकर, इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें सह चुके थे। हमने ब्रिटिशर्स के अंडर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है उसको झेला था। सिक्योरिटी के नाम पर ब्रिटिशर्स जब भी लड़ाई में जाते थे तो वो हमारे सैनिकों को लेके जाते थे और अपनी तरफ से लड़वाते थे। इससे नुकसान उनका नहीं होता था, नुकसान भारतीयों का होता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने वर्ल्ड पीस और कलेक्टिव सिक्योरिटी का हवाला देते हुए इसको ओवर एम्फेसाइज किया। उसके बाद नेहरू को देखें तो नेहरू जी का एक विजन था कि ग्लोबल डिसआर्मामेंट होना चाहिए, जहाँ पर जो डायलॉग है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए ओवर द मिलिटराइजेशन, जहाँ पर हम किसी भी कन्फ्लिक्ट में जाए बिना या लड़ाई में जाए बिना डायलॉग्स का सहारा लेकर हम जो है वो नेगोशिएट कर सकते हैं, बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हमारे पास आता है फोर्थ फैक्टर, दैट इज द इकोनॉमिक सॉवरेनिटी एंड ट्रेड जस्टिस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी लीडर्स हुआ करते थे उन्होंने फेयर ट्रेड को यहाँ पर सपोर्ट किया और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को भी सपोर्ट किया, जहाँ पर हम वेस्टर्न डोमिनेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रिजेक्ट किया करते थे, क्योंकि यही सभी पॉलिसीज़ की वजह से भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम बना रहा। और उसके बाद 1970s में हम ये देखते हैं कि भारत न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में अपना जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छे खासे रेट पर देता है, जिससे कि जो एक नया सोशल ऑर्डर है वो क्रिएट हो सके इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं नेहरूज पीरियड में। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, और ये भारत की फॉरेन पॉलिसी को क्राफ्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो उनका विजन था एंटी कॉलोनियल आइडियल्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का, वो उस समय की इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हमें दिखाई देता है। नेहरू जी का ये बिलीव था कि जो इंडिया की डिप्लोमेसी है वो उसकी सिविलाइजेशन वैल्यूज़ में हमें पता लगती है, जैसे कि पीस, जस्टिस एंड सॉवरेनिटी, जिससे कि हम ग्लोबल अफेयर्स में एक नॉन अलाइंड अप्रोच के साथ अपने आप को एज अ सुपीरियर नेशन जो है वो प्रोजेक्ट करके रख सकते हैं, जिससे कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो हर देश तक पहुंच सके। उसके बाद ये देखा जाता है कि नेहरू जी की लीडरशिप के अंदर जो इंडिया है वो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसको चैंपियन कर चुका था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जहाँ पर ना ही उसने यूएस का साथ दिया और ना ही उसने सोवियत का साथ दिया, और वो अपने अपने साथ उस अन्य देशों को भी लेके आए, जैसे कि इजिप्ट हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। तो ये जो सारे देश थे वो भारत के साथ नॉन अलाइंड रहे और इन्होंने भारत का साथ दिया था। तो ये जो पॉलिसी थी नेहरू जी की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी,
क्योंकि इंडिया जब इंडिपेंडेंट बना सुपर पावर इन्फ्लुएंस में, तो नेहरू जी को ये लगता था कि अगर हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे, भले ही वो यूएस का हो, सोवियत का हो, जैसे ही हमने एक ब्लॉक को ज्वाइन किया, तो हमें उनकी आइडियोलॉजी के साथ खुद को अलाइन करना पड़ेगा। हमें अपनी पॉलिसीज़ उनके ढंग से बनानी पड़ेंगी, जो वो कर रहे हैं। हमें बस वही कॉपी पेस्ट करके अपने देश में लागू करना है। तो गांधी जो नेहरू जी हैं, इन्होंने ये समझा, इसको परखा और इन्होंने ये देखा कि जब तक हम किसी सुपर पावर के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए जैसे ही यहाँ पर देश जो है वो इंडिपेंडेंट बना, तो बिना किसी सुपर पावर के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबल डिप्लोमेसी विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस इसको भारत को दिया। उसके बाद नेहरू जी ने मल्टीलेटरल कॉपरेशन को भी प्रायोरिटाइज किया, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जैसे जो बड़े बड़े पीस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो इंस्टीट्यूट या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनका साथ लेते हुए यहाँ पर अपने जो हमारे डिस्प्यूट्स थे उनको सॉल्व करने का काम किया, जिसका एग्जाम्पल हम 1948 में देखते हैं। उसके बाद उनकी जो डिप्लोमेसी थी डीकोलोनाइजेशन की, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की बहुत सारे अफ्रीकन और एशियन नेशंस को सॉवरेनिटी को अचीव करने के लिए। लेकिन बहुत सारी अचीवमेंट के बावजूद ये देखा गया कि जो नेहरू जी की पॉलिसी है, इसके बहुत ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स हैं, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी थी हिंदी चीनी भाई भाई, ये भाई भाई ही रह गए। एक कसाई बन गया, एक भाई बन गया, जहाँ पर चाइना ने भारत को हराया। और इसी आइडियलिस्टिक या मैं कहूँ ओवर आइडियलिस्टिक अप्रोच की वजह से जो भारत था वो हार गया इंडियो चाइना वॉर, जहाँ पर भारत को डिफीट का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बहुत सारे मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पे भी जो सवाल थे वो उठे और बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स भी उस समय पर इंटेंसिफाई हो चुके थे। लेकिन डिस्पाइट हैविंग सम सेटबैक्स, जो नेहरू जी की डिप्लोमेसी थी, इन्होंने भारत की जो ग्लोबल आइडेंटिटी थी, इसको एस्टेब्लिश करने का काम किया और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिया पीस, डेवलपमेंट और मल्टीलेटरलिज्म का, जो कि आज के टाइम पे भी हम ये देखते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं और हम पीस की बातें करते हैं, अलग अलग ग्रुपिंग्स में शामिल होने की बातें करते हैं। तो ये सब नेहरू जी की जो फिलॉसफी थी, ये उन्हीं का पार्ट माना जाता है। तो आज इस पार्ट में या इस आधे चैप्टर में हम यहीं तक रुकते हैं। और अगर आपको इस पूरी हम कह सकते हैं कि यूनिट के नोट चाहिए, तो पूरे 5 यूनिट के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। आगे आने वाले जो भी यूनिट्स हैं उनके नोट्स मैं अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम, तो आप उनको वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।